बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन बर्ड्स है और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर से काफ़ी सारे MCQs आने के चांसेस हैं, इसलिए इसको तवज्जो से सुनिएगा। और दूसरा, लेक्चर सुनते वक्त अपनी बुक खोल के पास रखा करें और जो फिगर्स और जो चीज़ें मैं अंडरलाइन करवाता हूँ वो साथ के साथ अपनी अपनी बुक्स पे अंडरलाइन किया करें, ताकि जब बाद में आप इसको रिवाइज़ करेंगे या पढ़ेंगे बैठ के तो तब आपको आसानी हो। तो अल्लाह का नाम लेके इसको स्टार्ट करते हैं। तो एनिमल्स के किसी भी दूसरे ग्रुप के अलावा जो बर्ड्स के रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हैं ये ज़्यादा अच्छे से एलेबोरेटेड और डिस्क्राइब्ड हैं। रीज़न इसका ये है कि बर्ड्स एक तो साइज़ में बड़े और तकरीबन हर जगह पे ही पाए जाते हैं, और इस वजह से इनके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स और रिप्रोडक्टिव साइकिल्स के ऊपर रिसर्च करना आसान है, बानिस्बत इसके कि कोई इन्वर्टिब्रेट है जिस तरह से सैलेमेंडर्स वगैरह हैं। सॉरी, वो वर्टिब्रेट्स हैं, इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं बहुत छोटे वाले जो आपने पढ़े थे ना, सेल्पा, पायरोसोमा, हेमिकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट, इस तरह की चीज़ें। तो ना ये इजीली मिलते हैं, मिल भी जाएं तो इनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर इनको स्टडी करना बहुत मुश्किल है। इस वजह से इनके रिप्रोडक्टिव साइकिल्स और रिप्रोडक्टिव स्टेजेस के बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत मुश्किल से इकट्ठी करनी पड़ती है। बर्ड्स के अंदर ये काम बहुत इजी है। खैर, तो बर्ड्स के रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर ये अपनी टेरिटरीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं। टेरिटरी होता है किसी बर्ड का इलाका। मेल्स जो होते हैं ये अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं और उसके अंदर फिर किसी दूसरे मेल को एंटर नहीं होने देते। अगर कोई दूसरा मेल इसके अंदर एंटर होता है तो फिर ये बाकायदा लड़ते हैं। वो जो गर्मियों में आपने शार्कें लड़ती देखी हैं वो अपनी टेरिटरी और अपनी नेस्टिंग साइट्स की वजह से ही लड़ रही होती हैं, और इन्होंने बहुत ज़्यादा शोर भी मचाया होता है। तो इसमें डिफरेंट स्पीशीज़ के जो मेल्स होते हैं वो जैसे ही अपने एरिया के अंदर या अपने सामने दूसरे मेल को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। और इसके अंदर एक और क्लासिकल एग्जांपल है, ये जो मुर्गों की लड़ाई होती है और मुर्गे आपस में लड़ते हैं, उसके पीछे भी बैकग्राउंड रीज़न यही है कि चूँकि वो मेल्स होते हैं और अपने सामने दूसरे मेल को देख के एग्रेसिव हो जाते हैं और फिर उससे लड़ना शुरू कर देते हैं, फ़ौरन उस पर अटैक कर देते हैं। दूसरा, फाइंडिंग मेट यानी कि अपने रिप्रोडक्टिव पार्टनर को ढूंढना। उसके बाद घोंसले बनाना, उसमें अंडे दे के अंडों को इंक्यूबेट करना यानी कि अंडों पे बैठना, और उसके बाद जब बच्चे अंडों से निकल आते हैं तो उनकी परवरिश करना, उनको खिलाना पिलाना और उनका ख्याल करना। सारे के सारे बर्ड्स हैं ओवीपेरस होते हैं, मतलब ये अंडे देते हैं। इनके गोनेड्स ओवरीज एंड टेस्टिस की फॉर्म में होते हैं जो कि पेयर्ड होते हैं, 2 ओवरीज फीमेल में और 2 टेस्टिस मेल में। तो ये एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं, थोड़ा डॉर्सल यानी कि कमर वाली साइड पे करके, जहाँ पे इसके गुर्दे होते हैं ये उसके बिल्कुल साथ होते हैं। तो टेस्टिस 2 होते हैं और उनके साथ क्वाइल गोल ऐसे बल खाई हुई ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनको वैसा डिफरेंशिया कहा जाता है। इनका काम ये होता है कि टेस्टिस में बनने वाले स्पर्म को वहाँ से कैरी करना और क्लोएका तक पहुँचा देना, जहाँ से फिर इनको बॉडी से बाहर ट्रांसफ़र किया जा सके। तो वैसा डिफरेंशिया का ये एक हिस्सा जो थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है उसको सेमिनल वेसिकल कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे स्पर्म आर्जी तौर पे स्टोर किए जा सकते हैं। उसके बाद वो जब मैच्योर हो जाते हैं तो फिर वो बाहर रिलीज़ कर दिए जाते हैं। तो ब्रीडिंग सीज़न के दौरान जो बर्ड्स में टेस्टिस, इनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, सवाए चंद वाटर फाउल यानी कि जो बतखें वगैरह और शुतुरमुर्ग के अलावा जो बर्ड्स के अंदर मेल्स में कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता और स्पर्म
ट्रांसफ़र करने के लिए ये सिर्फ अपने क्लोएका वाले पार्ट को ही यूज़ करते हैं। इसमें एक्सेप्शनल केस हैं जो ये बतखें वगैरह होती हैं, ये वाला ग्रुप है, और शुतुरमुर्ग हैं, इनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें बेटे तो इसके अंदर 2 ओवरीज़ होती हैं, लेकिन सभी बर्ड्स के अंदर सवाए ईगल्स वगैरह जो हैं, 2 में से सिर्फ एक ओवरी एंड पे बचती है, दूसरी ओवरी डेवलपमेंट के दौरान साइज़ में सुकड़ जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो जितने भी बर्ड्स हैं उनके 2 में से एक ओवरी और एक ओविडक्ट, वो ट्यूब जो ओवरी से एग लेके आगे जाती है, वो फंक्शनल होता है और दूसरा काम नहीं करता। इसमें से जो ईगल्स होते हैं यानी कि उकाब वगैरह, इनके अंदर दोनों ओवरीज़ और दोनों ओविडक्ट फंक्शनल होते हैं। दोनों ओवरीज़ या ओविडक्ट फंक्शनल होने का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अंडे देते होंगे। चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि एक आम किस्म की मुर्गी, ये जो हैन होती है जिसको घर में रखा होता है, गैलस डोमेस्टिकस जिसका साइंटिफिक नेम है, तो ये एक साल के अंदर 250-300 अंडे दे देती है, और इसमें सिर्फ एक ओवरी और एक ओविडक्ट फंक्शनल है। दूसरी तरफ जो ईगल है, ईगल की दोनों ओवरीज़ और दोनों ओविडक्ट्स फंक्शनल हैं, लेकिन ईगल ने एक साल के अंदर 1 या 2 अंडे देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ एक साल में सिर्फ एक अंडा देती हैं, जिसमें से एक बच्चा निकलता है और दोनों पेरेंट्स मिलकर उसकी परवरिश करते हैं। तो या फिर ये 2 अंडे देते हैं जो एट अ टाइम ही, मतलब कि 2 अंडे होते हैं, और उनमें से भी अक्सर में एक बच्चा जो पहले निकल आता है, पेरेंट्स उसका ज़्यादा ख्याल करते हैं, जो बाद वाला होता है उसको निगलेक्ट कर देते हैं, इसलिए बचता एक ही है। तो बर्ड्स ऑफ प्रे की पॉपुलेशन कम होना और इनका इंडेंजर्ड होना, उसमें ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत कम है। अंडे देने की एबिलिटी, जिसको फेकेंडिटी कहा जाता है, वो बहुत लो है। एक साल में सिर्फ एक अंडा देते हैं, और सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज भी इनकी काफ़ी लेट आती है। खैर वापस आएँ तो इसकी आगे डायग्राम आती है। इसकी जो ओपनिंग होती है फनल शेप होती है, कीफ की तरह की, और इसको ओस्टियम कहा जाता है, और यहीं से ओव्यूलेशन के बाद एग्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो एग ओविडक्ट के ऊपर वाले पोर्शन के अंदर फर्टिलाइज़ होता है, और उसके बाद इसके इर्द गिर्द फिर वो शेल बन जाता है, और फिर ये बॉडी से बाहर आ जाता है। तो ओविडक्ट की जो ओपनिंग है, ये भी क्लोएका के अंदर ही ओपनिंग है। ये एक मिनट, खैर ये आपकी टेक्स्ट बुक वाली डायग्राम है। ये एक पिजन यानी कि फ़ीमेल पिजन का, कबूतर का यूरिनल जेनिटल सिस्टम है। इसके मैं पार्ट्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप इसको इस तरह से समझें कि ये वाला जो पोर्शन है कबूतर की बॉडी के अंदर होता है, और ये वाला पोर्शन इसकी टेल का एंड है, जहाँ से फिर एग्स वगैरह इसके बाहर आएंगे। ये जो पर्पल से कलर के स्ट्रक्चर्स हैं, ये इसके किडनीज़ हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। इसके साथ ही इसके ओवरीज़ होते हैं, ये किडनीज़ के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड है, ओवरीज़ के अंदर एग्स जो डेवलप हो रहे हैं ये वो हैं। ये इसका फनल शेप माउथ है जिसको ओस्टियम कहा जाता है, जो कि एग को रिसीव करता है। ये जो क्वाइल ट्यूब है इसको कहते हैं ओविडक्ट, जो कि एग को यहाँ से लेके बाहर को लेके जाती है। इसका दरमियान वाला हिस्सा ये शेल ग्लैंड है। जब एग बनता है उस वक्त उसके ऊपर शेल नहीं होता, उसके बाद जब वो यहाँ पे आ जाता है और फर्टिलाइज हो जाता है, फिर उसके इर्द गिर्द शेल सेक्रीट होता है और बन जाता है, और फिर यहाँ से ये चलता चलता क्लोएका, और क्लोएका से फिर ये एग बाहर आ जाता है। अब ये देखें कि ये इसका लेफ़्ट वाला ओविडक्ट है, राइट वाला ओविडक्ट ये सिर्फ इतना है, और ये रूडिमेंट्री है, मतलब कि ये साइज़ में छोटा, रिड्यूस्ड और नॉन फंक्शनल है। यही जो सिस्टम है, ये पिक्चर में ऐड की थी, ये एक मुर्गी है जिसको घर में इजीली आम रखा होता है। तो ये इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये इसकी ओवरीज़ हैं, ये ऊपर इसके किडनीज़ हैं। ये आपने पढ़ा था ना कि बॉडी के थोड़ा डॉर्सल साइड पे इसके गोनैड्स पाए जाते हैं, तो ये बॉडी की डॉर्सल साइड बनती है, ये भी थोड़ा ऊपर करके, यानी कि कमर वाली साइड पे।
तो ये ओविडक्ट है, एग इसके थ्रू आता है यहाँ पे क्लोएका में और क्लोएका से बाहर। एक चीज़ जो हमने इस चैप्टर में बार बार पढ़ी और मैंने आपको पहले भी 2-3 दफ़ा एक्सप्लेन किया, वो इस डायग्राम में दोबारा आप देखें कि बर्ड्स के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए, अनडाइजेस्टेड फूड के लिए और रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स के लिए एक सिंगल पाथवे, एक सिंगल ओपनिंग है जिसको क्लोएका कहा जाता है। इसके बाद वाले जो ग्रुप्स हैं जिसमें मैमल्स आते हैं, वो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इस मामले में इनसे काफ़ी आगे हैं। उनके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड का पाथवे रहता है, नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि यूरिया, यूरिक एसिड का पाथवे रहता है और रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स का पाथवे रहता है। तो इसमें बाकी का भी इसका डाइजेस्टिव सिस्टम और सभी ऑर्गन्स और इसका इवन का रेस्पिरेटरी सिस्टम भी मौजूद है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जो मैं आपको डायग्राम ऐड की है, काइंडली अपने फ़ोन्स को टिल्ट कर लीजिए ताकि आप उसको बेहतर तरीके से देख सकें। तो ये इस डायग्राम के ऊपर आप देखें कि जहाँ पे फॉलिकल कंटेनिंग ओवम लिखा हुआ है, ये वाला वर्ड, तो ये वो जगह है जहाँ पे इमेच्योर फॉलिकल्स यानी कि फिर वो सेल्स जो आगे जाके एग में कन्वर्ट होते हैं। प्रोसेस वही है कि पहले फॉलिकल है, फिर हार्मोनल इफेक्ट से फॉलिकल डेवलप होना शुरू होते हैं, फिर फॉलिकल टूटता है, उसके अंदर से ओवम यानी कि एग निकलता है और ये इसका वो फनल शेप माउथ जिसको ओस्टियम कहते हैं, इसके अंदर चला जाता है। तो अब ये इसके अंदर से यहाँ से मोटा हुआ, मतलब कि यहाँ से एग इस वक्त इसके अंदर से गुजर रहा है। तो यहीं पे शेल ग्लैंड होता है जिससे इसके इर्द गिर्द शेल बनता है और फिर ये बॉडी से बाहर आ जाता है। तो ये जो दरमियान में जाली सी बनी हुई है जिसको मिजेंट्री कहते हैं, इसका काम यही होता है कि ये ट्यूब्स को या इंटेस्टाइन या कोई भी इंटरनल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको उसकी जगह पे रखती है, इनको आपस में वो गाडमाड नहीं होने देती, गुंजल नहीं पड़ने देती। तो इस तरह की मिजेंट्रीज इंटेस्टाइन्स के साथ भी लगी होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन चूँकि बहुत लंबी होती है उसके साथ भी लगी होती हैं, और ये सभी मैमल्स के अंदर भी होती हैं और इंसानों के अंदर भी होती हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया गया है ये हैन वगैरह का और बाकी बर्ड्स का नॉर्मली ऐसे ही होता है। अच्छा बेटा, ये डायग्राम के अंदर देखें, ये डाइसेक्शन की डायग्राम है और यही है जो आम मुर्गा होता है, मुर्गी, ये उसकी डायग्राम है जिसमें इसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स रियल वाले निकाल के रखे हुए हैं। ये इसका सार, इसकी चोंच ऊपर, ये इसकी कलगी वगैरह है, ये एसोफेगस यानी कि खुराक की नाली है, ये इसका क्रॉप वाला पोर्शन है जहाँ पे फूड को आर्जी तौर पे स्टोर करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रोवेंट्रिकुलरिस यानी कि गिजर्ड वाला पोर्शन है, और वेंट्रिकुलरिस, प्रोवेंट्रिकुलरिस सारा गिजर्ड है जिसके अंदर ये वाला पोर्शन जिसके अंदर फूड की ग्राइंडिंग का काम होता है। उसके बाद ये आगे इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन है जो कि काफ़ी लंबी है और इसको भी ऐसे इकट्ठा करने के लिए इसमें मिजेंट्रीज होती हैं जो कि इसकी कट करके अदा की हुई हैं। इसके अलावा आपने पढ़ा था कि जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मिलते हैं वहाँ पे दोनों साइड पे ब्लाइंड एंडिंग पाउचेस यानी कि सी की होते हैं, एक ये है, एक ये है। ये लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो गई और लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन क्लोएका। एसोसिएटेड ऑर्गन्स के अंदर लिवर, पैंक्रियास, स्प्लीन वगैरह है। नेक्स्ट इज़ टेरिटोरियल बिहेवियर इन बर्ड्स। तो बहुत सारे बर्ड रिप्रोडक्टिव सीज़न स्टार्ट होने से पहले अपनी अपनी टेरिटरीज़ यानी कि अपने इलाके मार्क कर लेते हैं। तो टेरिटरी का साइज़ और उसके जो फंक्शंस हैं ये डिपेंड करते हैं कि बर्ड्स किस स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं। कुछ बर्ड्स के अंदर जो टेरिटरी है बहुत बड़े एरिया होता है, कुछ के अंदर ये छोटा सा एरिया होता है। तो इसका मेन मकसद यही होता है कि बर्ड्स बग़ैर किसी इंटरफेरेंस यानी कि एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस के बगैर अपना काम कंटिन्यू रख सकें। इसके अलावा ये होता है कि उस एरिया के अंदर, मतलब कि एक इलाका है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक गार्डन है और एक वो मेल ने आके, मेल बर्ड है, उसने अपना मार्क कर दिया इलाका मेरा है। अब उसके अंदर जितने फीमेल बर्ड्स होंगे, जितने फूड रिसोर्सेज होंगे और जितनी नेस्टिंग साइट्स होंगी,
नॉर्मली ये बर्ड्स होते हैं, ये इस तरह के एरिया को अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं जहाँ पे एक तो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उस बर्ड ने खानी, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट्स हैं या सीड्स हैं, वो काफ़ी सारे हों। दूसरा, वहाँ पे नेस्ट बनाने के लिए अच्छे अच्छे दरख्त या इस तरह के कोई सुराख वगैरह हों जहाँ पे ये अपना नेस्ट बना के उसमें अपने अंडे दे के सेफली उन पे बैठ सकें। और इसके अलावा एक और मेन चीज़ कि वहाँ पे इनका कोई प्रेडेटर वगैरह वो ना फिरता हो, ऐसे इलाके को फिर ये सिलेक्ट नहीं करते। यानी कि ऐसा बाग जिसमें 2-3 बिल्लियाँ पहले ही फिर रही हैं या कुछ स्नेक वगैरह इनको नज़र आ गया, तो फिर ये वहाँ पे अपना इलाका मार्क नहीं करते, ये कहीं और चले जाते हैं। और अगर कोई ऐसा इलाका जहाँ पे एट अ टाइम 2 या 2 से ज़्यादा बर्ड्स पहुँच गए और सब ने सोचना शुरू कर दिया कि हम इस पे कब्ज़ा कर लें, तो फिर उसके अंदर जो वो जो जंगल का रूल होता है, जंगल का रूल ये होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो फिर उनमें बाकायदा लड़ाई होती है और उनमें से जो सबसे ताकतवर होता है वो वहीं पे रुकता है, बाकी दो की वो पिटाई करके उनको वहाँ से भगा देता है। नो अदर फैक्टर्स। ठीक है, तो यही चीज़ है जो अभी ने डिस्कस की है। और इसकी एग्जांपल्स मैं आपको पहले दे दी कि जो चिड़ियाँ अक्सर लड़ रही होती हैं, हाउस स्पैरो, पैसर डोमेस्टिकस, जो कि अब बहुत कम रह गई है अपने इलाके में। और शार्क वगैरह जो गर्मियों में अक्सर लड़ रही होती हैं, इनके शोर से बंदा दोपहर को सोया होता उठ जाता है। रीज़न इसका यही होता है कि ये इनको नेस्ट के लिए कोई एक जगह पसंद आ जाती है तो 2-3-4 पेयर्स उस पर लड़ना शुरू कर देते हैं। कई दफ़ा ये शार्कें ऐसे भी करती हैं कि एक शार्क के पेयर ने अपना नेस्ट बनाया, एक दूसरा पेयर आ जाता है और कोशिश ये करता है कि इनको इनके नेस्ट से निकाल के बाहर फेंक दे और ख़ुद उस नेस्ट में रहने लग जाए, जिस बात पे अच्छा खासा इनका दंगल होता है। तो बर्ड्स के नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर हर मेल अपना जो इलाका है उसके अंदर कोशिश करता है कि फ़ीमेल बर्ड्स को उधर को अट्रैक्ट करके अपने टेरिटरी के अंदर लेके आए। इसमें डिफरेंट जो बर्ड स्पीशीज़ हैं अलग अलग स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं। एग्जांपल के अंदर पहली एग्जांपल मेल वुड पैकर जो लकड़ी में सुराख करता है खट खट करके, तो ये फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए दरख्तों की लकड़ी को कई तरह से अपनी चोंच से बजाता है। ड्रम का मतलब ड्रम की तरह से उसको बजाना, कई तरह से खट खट की आवाज़ें निकालता है, जिसको सुन के फिर जो फीमेल्स हैं उधर को मुतवज्जो होती हैं। दूसरी एग्जांपल है मेल रफ्ट ग्राउस। तो ये लकड़ी के लट्ठों पे अपने परों को मारता है और इस तरह की आवाज़ें प्रोड्यूस करता है जिनको कई मील दूर से सुना जा सकता है। उसके बाद क्रेन, जिसको सास कहते हैं, ये कोर्टशिप डांस प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर ये कई तरह से अपनी गर्दन को एस पैटर्न में और अपने परों को ऊपर नीचे और स्लाइडें स्लूडें मार के और उल्टबाजियाँ मार के तो काफ़ी कम्प्लेक्स सा डांस दिखाते हैं। तो वो फीमेल को फिर जिस मेल का डांस बेहतर लगता है तो वो उधर को अट्रैक्ट हो जाती है। तो अपनी एग्रीनेस शो करने के लिए या तो वो कॉल्स यानी कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं या कोई अपनी बॉडी की पोजीशन इस तरह की बना के दिखाते हैं जिससे उनको कंफर्मेशन मिल जाए। तो फर्टिलाइजेशन बर्ड्स के केस के अंदर इंटरनल होती है, एग्स पहले से अंदर होते हैं और जो स्पर्म्स जाते हैं उनको फर्टिलाइज कर देते हैं। ये बेटा वही चीज़ है जो हमने अभी डिस्कस की है। तो बर्ड्स के कोर्टशिप बिहेवियर के अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो यहाँ इस डायग्राम के अंदर दिखाई गई हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि बर्ड्स अपने अट्रैक्टिव किस्म के जो प्लूमेज यानी कि उनके पर होते हैं उससे दूसरों को अट्रैक्ट करने का काम लेते हैं। इसके अंदर जो फिजेंट्स हैं और बर्ड्स में पीकॉक है, पैरट्स हैं, ये यूज़ होते हैं अपने परों को, इनकी टेल जो है, जो पीकॉक का डांस होता है सारा कुछ। उसके बाद कुछ बर्ड्स हैं जिस तरह से बर्ड्स ऑफ पैराडाइज है, तो ये डांस भी करते हैं और उसके अलावा कई तरह से फ़्लाइट करके दिखाते हैं ताकि अपोजिट को सेक्स को अट्रैक्ट किया जा सके। अब इसके अंदर भी ये जो बर्ड नीचे को होता मार रहा है और इसकी टेल के साथ ये दो टसल से भी लगे हुए हैं, ये मेल है और ये जो दूसरे वाला उसको देख रहा है ये फीमेल है। ये जो आपने अभी पढ़ा था क्रेन्स के अंदर यानी कि सार्स वगैरह के अंदर, ये इनका वो डांस है जिसमें ये कई तरह से अपनी बॉडी के कंटूर बना बना के दिखाते हैं। और
सिंपल और सबसे ज़्यादा बर्ड्स में जो चीज़ पाई जाती है वो बर्ड्स के सॉन्ग होते हैं। यानी कि आजकल आपने कुछ दिन पहले तक कोयल के बोलने की आवाज़ भी कॉलेज में सुनी होगी, जब आप जाते हैं, गांव में रहते हैं तो वहाँ पे भी। तो वो जो कोयल के बोलने की आवाज़ है वो दो तरह की है। उसमें से एक आवाज़ जो मेल प्रोड्यूस करता है, दूसरी आवाज़ फ़ीमेल की है जो फ़ीमेल उसका रिस्पॉन्स देती है। तो इसके अलावा जब इनका ये रिप्रोडक्टिव सीज़न आता है तो बाग वगैरह या फॉरेस्ट में जाएं तो इनके बोलने की आवाज़ें नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसमें मिलती जुलती स्पीशीज़ के भी जो बर्ड्स होते हैं उनका जो सॉन्ग होता है उसकी पिच और उसका पैटर्न सीक्वेंस दूसरी स्पीशीज़ से अलहदा होता है। अच्छा, तो कोर्टशिप बिहेवियर के अंदर ये जो स्वान्स होते हैं, ये ऐसी पिक्चर्स आपने अक्सर सीनरियों वगैरह में भी देखी होगी कि इन्होंने ये हार्ट लाइक शेप एक बनाई होती है। तो ये भी इनका कोर्टशिप बिहेवियर के अंदर ही है। इसके अंदर ये जो लेफ़्ट वाला बड़े वाला मेंबर है ये फ़ीमेल है, और ये जो राइट वाला थोड़ा छोटा है ये मेल है। बर्ड्स के अंदर ये प्रिंसिपल याद रखना है कि फ़ीमेल का साइज़ हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि फ़ीमेल ने अंडे देने होते हैं। ठीक है, ये पिजन्स के अंदर। उसके बाद है बर्ड्स के अंदर जो इनकी पेयरिंग स्कीम है। तो बर्ड्स की पेयरिंग स्कीम की बात करें तो अक्सरियत बर्ड्स मोनोगैमस होते हैं। मोनो मीन्स वन, गैमस या गैमी का मीन वाइफ, शादी करना, उस टर्म्स में यूज़ होता है। मतलब ये है कि एक सिंगल मेल एक सिंगल फीमेल के साथ रिप्रोडक्टिव सीज़न में आके पेयर करता है। तो कुछ बर्ड जिस तरह से स्वान्स यानी कि जो राजहंस होते हैं, पीछे भी देखा है, बतखें और ईगल, ये सारी ज़िंदगी के लिए पेयर बनाते हैं। यानी कि जिस बर्ड के साथ एक दफ़ा पेयर बनाते हैं अपनी सारी ज़िंदगी उसी के साथ गुजार देते हैं। तो चूँकि वो एक ही बर्ड के साथ सारी ज़िंदगी रहते हैं, इसलिए टाइम के साथ साथ इनका जो पेयर है वो या उनका बॉन्ड है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो जब तक इनमें से कोई एक पार्टनर की डेथ ना हो जाए तब तक ये किसी दूसरे के साथ पेयर नहीं बनाते। और इसमें ऐसे भी बर्ड्स मतलब कि देखे गए और ऑब्ज़र्व किए गए हैं कि जब उन्होंने कई साल एक पार्टनर के साथ गुजार दिए और उसके बाद उनके पार्टनर की डेथ हो गई तो उन्होंने फिर कभी किसी दूसरे के साथ कोई पेयर नहीं बनाया, बस चुप करके बैठ गए एक साइड पे जाके। तो मोनोगैमी की कंडीशन वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है जब रिसोर्सेज वाइडली और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मतलब कि एक लंबे चौड़े एरिया के अंदर हर जगह पे तकरीबन एक जैसे फूड रिसोर्सेज होते हैं। ऐसे समझे ना कि अपना पंजाब का एरिया है, यहाँ पे अपने किसी भी गांव के आसपास देखें गंदम का सीज़न है तो दूर दूर तक गंदम के खेत मौजूद हैं। तो जो बर्ड्स वीट के ऊपर फीड करते हैं उनके लिए ये बेस्ट ओकेजन होता है। तो यहाँ पे फिर वो मोनोगैमस पेयर रह सकते हैं। उसके अलावा मोनोगैमी के अंदर एक फ़ायदा और भी होता है कि जो दोनों पेरेंट्स हैं, मदर और फादर दोनों, ये दोनों मिलके नेस्ट बनाते हैं और फिर जो अंडों में से बच्चे निकलते हैं दोनों उनका ख्याल भी करते हैं। इसमें ये होता है कि जो फ़ीमेल है, फ़ीमेल अंडों पे बैठी रहती है और उनको इनक्यूबेट करती है, और जो मेल होता है, मेल एक तो जो प्रेडेटर्स वगैरह आते हैं उनका ख्याल करता है, और दूसरा उसका काम ये होता है कि वो सारा दिन इधर उधर से घूम फिर के जो फूड होती है वो ला के अपनी फैमिली को, फीमेल वगैरह को प्रोवाइड करता है। और जब अंडों में से बच्चे निकल आते हैं तो दोनों पेरेंट्स अपनी अपनी बारी मुकर्रर कर लेते हैं। एक पेरेंट फूड के लिए जाता है, दूसरा बच्चों का ख्याल करता है। तो दोनों बारी बारी बच्चों को खाना खिलाते हैं ला के। तो कुछ बर्ड्स होते हैं ये पोलीगाइनस होते हैं। पोलीगाइनस के केस के अंदर ये होता है कि मेल एक ही होता है लेकिन जो फीमेल्स हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। तो सारी की सारी फीमेल्स पर अंडे देती हैं और हर फीमेल अपने अपने जो अंडे हैं और बच्चे उनका ख्याल करते हैं। तो पोलीगाइनी यानी कि ये जो सिचुएशन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये इस तरह की स्पीशीज़ के अंदर ज़्यादा कॉमन है जिनके बच्चे अंडों से निकलते ही पेरेंट्स के ऊपर लेस डिपेंडेंट होते हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, ये पैचेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं।
मतलब ये कि एक खेत यहाँ पे है या बाग है, कोई चीज़ है जहाँ पे परिंदों के खाने के लिए चीज़ें मौजूद हैं। तो दूसरा यहाँ से 10 किलोमीटर के फासले पे है, और तीसरा अगले 8 किलोमीटर दूर है। दरमियान में कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पे बर्ड्स रह सकें, नेस्ट बना सकें या खा पी सकें। इसलिए फिर जो बर्ड्स होते हैं वो जो पैचेस ऑफ वेजिटेशन है उनमें आके जमा हो जाते हैं। तो वो हर पैच को पहले पहले ही एक एक मेल ने अपना मार्क किया होता है टेरिटरी। तो उस एरिया के अंदर फिर जितनी भी फीमेल्स आ जाती हैं तो वो सबके ऊपर ही कब्ज़ा जमा लेता है। अब इसमें एग्जांपल दी गई है, एक छोटा सा बर्ड होता है जिसको प्रेरी चिकन कहते हैं, मुर्गा सा होता है एक तरह का। ये पोलीगाइनस होते हैं, और जो मेल्स होते हैं ग्रुप्स के अंदर रहते हैं जिनको लेक्स कहा जाता है। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, एमसीक्यू आ सकता है कि लेक LEK क्या चीज़ होती है। तो प्रेरी चिकन में मेल्स जो ग्रुप्स बनाते हैं उनको लेक कहा जाता है। लेक इसका सिंगल है, LEKS, लेक्स इसकी जमा है। तो वो वाले मेल जो सेंट्रल पोजीशंस के ऊपर होते हैं, फीमेल उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये वो प्रेरी चिकन की एग्जांपल है। इसको ग्रेटर प्रेरी चिकन कहा जाता है। और ये लेक यानी कि अपना जो इसने ग्रुप बनाया है वो उसके अंदर ये डिस्प्ले कर रहा है। डिस्प्ले क्या कर रहा है कि अपनी ये गर्दन के जो फीदर हैं इनको ऊपर को उठाया हुआ है इसने, और अपने ये पर नीचे करके पीछे से टेल भी ऊपर को उठाई हुई है। वो जिस तरह से पीकॉक का डांस होता है वो भी डिस्प्ले ऑफ फीदर्स होता है, इसी तरह से ये भी डिस्प्ले ऑफ फीदर्स कर रहा है। कुछ बर्ड स्पीशीज़ के अंदर ये सिस्टम एक तीसरा पाया जाता है, ये पहले दो सिस्टम्स का अपोजिट है। वो होता है पोलीएंड्रस। इसके अंदर फीमेल एक होती है लेकिन जो मेल्स होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। इसमें एग्जांपल है जो वो है, इसको स्पॉटेड सैंड पाइपर कहते हैं, बर्ड होता है। तो उसमें जो फीमेल है इसका साइज़ मेल से बड़ा होता है। तो इस स्पीशीज़ में जो फ़ीमेल है वो अपना इलाका मार्क करती है और दूसरी फ़ीमेल से उसको डिफेंड भी करती है। यानी कि बाकी बर्ड स्पीशीज़ के बिल्कुल ऑपोजिट, जिनमें मेल्स अपना एरिया मार्क करते हैं और फिर उसको डिफेंड करते हैं। तो इसके अंदर ये होता है कि फ़ीमेल ने चूँकि अपना एरिया मार्क किया होता है, कोई एक मेल अट्रैक्ट होकर वहाँ पे आता है तो फीमेल उस मेल के साथ रिप्रोड्यूस करके वहाँ पे घोंसला सा बना के उसमें अंडे दे देती है। दूसरा मेल आता है, अंडों का दूसरा क्लच अब दूसरे मेल से है तो उसने नया घोंसला बना के वहाँ पे अंडे दे देने हैं, फिर ऐसे फिर ऐसे। तो कुछ स्पीशीज़ मतलब कि जो पॉलीएंड्रस स्पीशीज़ होती हैं उसमें ये होता है कि फ़ीमेल एक या दो अंडे देती है एक दफ़ा में। उसके बाद जब नया मेल आता है तो फिर से एक और दो अंडे उनको लगातार उनकी इंक्यूबेट करती है, और उनमें से फिर दो दो चार चार दिन के वक्फे से बच्चे निकलते रहते हैं। एक तो इनका ये फ़ायदा होता है कि इससे जो अंडे देते हैं क्लच साइज़ ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हर मेल की दफ़ा दो दो तीन तीन कम अज़ कम इन्होंने अंडे देने हैं, कुछ में इससे भी ज़्यादा होता है। दूसरा ये है कि इससे जो जेनेटिक वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए लाजमी है। तो पोलीएंड्रस सिचुएशन तब होती है जब फूड तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो लेकिन प्रीडेशन या किसी दूसरे ख़तरे की वजह से बच्चों के ज़िंदा बचने का और बड़े होने तक बच जाने के चांसेस कम हो। तो इस तरह के एरियाज़ के अंदर ये जो बर्ड्स हैं फिर इस बिहेवियर पे शिफ्ट हो जाते हैं, जिसको पोली एंड्री कहा जाता है। बिहेवियर का नाम पोली एंड्री है, और जिन बर्ड्स में पाया जाता है उनको पोली एंड्रस बर्ड्स कहा जाता है। तो अब दोबारा से देखें कि आपने इसमें तीन तरह के मैकेनिज़म्स पढ़े। मोनोगैमस, वन मेल वन फीमेल। पोलीगाइनस या पोलीगैमस, वन मेल मोर देन वन फीमेल्स। ये कॉमनली है, ये जो अक्सर लोगों ने घरों में भी मुर्गियाँ रखी होती हैं उसमें मुर्गा एक होता है, मुर्गियाँ 5-6 होती हैं, तो वो भी पोलीगैमी है। और जो तीसरा है इसको अपोजिट, इसको पोलीएंड्री कहा जाता है, जिसके अंदर फीमेल एक है लेकिन जो मेल्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं। अगली चीज़ है नेस्टिंग इन बर्ड्स।
तो नेस्टिंग या नेस्टिंग बिहेवियर इन बर्ड्स बजाते खुद एक बड़ी कॉम्प्लेक्स साइंस है। तो अक्सर बर्ड्स जैसे बर्ड्स किसी दूसरे बर्ड के साथ पेयर बना लेते हैं तो उसके बाद ये अपना नेस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। नेस्ट इनका घोंसला होता है ताकि उसके अंदर अंडे दिए जा सकें। तो ये काम फीमेल शुरू करती है और ये इसका इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, यानी कि इसके अंदर कुछ ऐसा हार्मोनल चेंज आता है कि खुद ब खुद इसके माइंड में ख्याल आता है कि अब मुझे नेस्ट बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं कि वो अपने नेस्ट नहीं बनाते। एग्जांपल है एम्परर पेंगुइन। तो ये बर्फ़ के ऊपर अंडे देते हैं क्योंकि ये अंटार्कटिका के अंदर रहते हैं जहाँ पे नेस्ट बनाने के लिए कोई भी काख कान तिनके वगैरह या पत्ते कुछ भी नहीं अवेलेबल होता, हर तरफ बर्फ़ होती है। तो ये सिर्फ एक ही अंडा देते हैं और ये अंडे को अपने पाँव के ऊपर रखते हैं और अपनी मतलब कि एब्डोमिनल रीजन की स्किन जो कि लूज़ होती है उसके नीचे इसको छुपा के रखते हैं, जिससे अंडा एक तो गर्म भी रहता है और ये मतलब चलते फिरते उसको अपने पाँव के ऊपर ऊपर ही लेके फिरते हैं। और अक्सर ये जो मतलब पेयर में होते हैं तो मेल और फीमेल ये एग को एक्सचेंज करते रहते हैं। मतलब ये कि अगर आप फीमेल के पास एग है, उसने अपने पाँव पे रखा हुआ है, लेकिन उसने कुछ खाने पीने जाना है और खाने के लिए उसको पानी में गोता लगा के नीचे जाना पड़ना है। अब वहाँ पे अंडा गुम हो जाएगा तो वो अंडा मेल्स के जो पाँव हैं उस अपने पार्टनर के उस पर रोल करके ट्रांसफ़र कर देती है और मेल उसको अपने एब्डोमिनल स्किन के नीचे दबा लेता है। तो फीमेल जब खा पी के वापस आती है तो वो मेल अंडा उसको वापस जमा करवा देता है और ख़ुद फिर खाने पीने चला जाता है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कोई वीडियो भी सेंड करूँगा, इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये भी कोर्टशिप बिहेवियर के अंदर आता है। इसी बर्ड को रोबन कहा जाता है। स्पैरो होती है आगे से बस या ना ऑरेंज रेड से कलर के, इसका चेस्ट वाला पोर्शन है। अब इसमें एक मेल एक फ़ीमेल को ये सुंडियाँ सी दे रहा है, तो प्रेजेंटेशन ऑफ फूड टू द अदर पार्टनर ये भी कोर्टशिप बिहेवियर के अंदर ही आता है। नेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर मज़ीद आगे डिस्कस करें तो बर्ड्स का नेस्टिंग बिहेवियर स्पीशीज़ स्पेसिफिक होता है। तो नॉर्मली एक बर्ड ऐसी जगह पे नेस्ट बनाता है जहाँ पे आसपास उसी की स्पीशीज़ के दूसरे मेंबर या किसी दूसरे बर्ड्स के नेस्ट ना हों। अक्सर बर्ड्स हैं ये लार्ज फ्लॉक कहते हैं, जो बहुत सारे परिंदे ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं उसको फ्लॉक कहते हैं। इसको पंजाबी में कहते हैं ना चिड़िया का चंबा, तो चंबा बेसिकली फ्लॉक है। तो अब इसका मसला ये है कि वो बर्ड्स जो सारी स्पीशीज़ एक ही जगह सारी पॉपुलेशन उनकी इकट्ठी हो जाती है और आसपास ही नेस्ट बना लेते हैं। इसका उन बेचारों को नुकसान ये है कि इंसानों को पता चल जाता है कि सारे फ़लाने सीज़न में फ़लानी जगह पे नेस्ट बनाते हैं। इस वजह से उनको वहाँ पे सबको इकट्ठा करके पकड़ना या मार देना बड़ा इजी हो जाता है। इसके अंदर कुछ दिन पहले एक बड़ी सैड न्यूज़ आई थी। एक दफ़ा एक मूवी आई थी, एनिमेटेड मूवी थी रियो, जिसके अंदर एक ब्लू कलर का पैरट था, काफ़ी बड़े साइज़ का पैरट था। तो उसके ऊपर वो मूवी थी, उसके 2 पार्ट्स भी आए थे। तो मूवी तो इसलिए बनाई गई थी कि बर्ड्स से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट की जाए, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि लोगों ने अवेयर तो हुए, लेकिन इस सेंस में कि हर एक ने ये कहना शुरू कर दिया कि मुझे ये बर्ड बतौर पेट कहीं से मिल जाए। उनका नजायज़ शिकार और उनकी स्मगलिंग में मज़ीद इजाफ़ा हुआ और इसी महीने के शुरू के अंदर आखिरकार एक बहुत अच्छी बर्ड स्पीशीज़ वो एक्सटिंक्ट हो गई दुनिया से। खैर वापस आएँ। नेक्स्ट है क्लच। एक दफ़ा में कोई फ़ीमेल जितने अंडे बच्चे देती है उसको उसका क्लच कहा जाता है। अंडों की जितनी तादाद होती है उसको क्लच साइज़ कहते हैं। उर्दू में इसके लिए झोल का वर्ड यूज़ किया जाता है। जीम 2 आँखों वाली है, वाव और लाम। तो क्लच साइज़ वेरी करता है कि किस बर्ड की बात हो रही है। कुछ बर्ड्स 1 या 2 अंडे देते हैं, कुछ बर्ड्स बहुत ज़्यादा अंडे देते हैं। तो अक्सर बर्ड्स बजाते खुद अपने अंडों को इंक्यूबेट करते हैं, यानी कि अंडों के ऊपर बैठ के उनके अंदर से बच्चे निकालते हैं। तो और कुछ बर्ड्स के अंदर उनके जो सीने वाली या पेट वाली जगह, यानी कि थोड़ा नीचे वाली साइड पे स्किन का एक इस तरह का पोर्शन होता है जिसके ऊपर फीदर नहीं होते और उसके अंदर से बहुत सारी ब्लड वेसल्स गुजरती हैं ताकि उसका टेम्परेचर गर्म रहे। इसको ब्रूड पैच कहा जाता है और ये अंडों का टेम्परेचर 33 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान कायम रखता है। ठीक है, ये वाली जो
फिगर है, ये एक बर्ड है और इसकी निचली साइड के ऊपर आप देखें एक ऐसा स्किन का पोर्शन है जिसके ऊपर फीदर्स नहीं है। इसी को ही ब्रूड पैच कहते हैं और ये जब अपने अंडों पे बैठते हैं तो इस पोर्शन को अंडों के साथ लगा के रखते हैं जिससे अंडों का टेम्परेचर गर्म रहता है। ठीक हो गया, तो ये इसकी बात हो रही है। ये वैसे आपकी बुक के चैप्टर नंबर 15 के अंदर है जो कि आपके कोर्स के अंदर नहीं है। चैप्टर नंबर 22 आपका आखिरी चैप्टर है। ठीक है, ये बर्ड्स की नेस्टिंग साइट के अंदर अब एक बर्ड है, इसने कैक्टस का जो दरख्त है, सक्कुलेंट प्लांट होता है, उस पौधे को अंदर से खोखला करके, बहुत बड़े साइज़ का कैक्टस है, और उसके अंदर अपना नेस्ट बनाया हुआ है। अब इसको ये फ़ायदा है कि कोई भी स्नेक या दूसरा जानवर या इतने कांटों के ऊपर चढ़ के यहाँ तक नहीं आ सकता। कोई बर्ड आएगा वो उड़ के आएगा तो उससे फिर ये आगे से खुद लड़ लेते हैं। ठीक है, ये ईगल्स का नेस्ट है। इसमें आप देखें कि एक तो नेस्ट का साइज़ बहुत बड़ा है, मोटी वाली टहनियों से बना हुआ है। दूसरा, जहाँ पे बच्चों ने घूमना फिरना है वहाँ पे इन्होंने सॉफ्ट वाला मटेरियल यानी कि भूसा और घास वो बिछाई हुई है। तो टोटल इनके 2 बच्चे हैं, 2 ही अंडे देते हैं। इनके अंदर से भी एक ये परले वाला थोड़ा बड़ा लग रहा है, यह छोटा है, तो बड़े वाला ही बचता है। छोटे वाला पेरेंट्स की अदम तवज्जो की बेस पे बेचारा भूखा मर जाता है। तो बर्ड्स अंडों के ऊपर सिर्फ बैठते नहीं हैं, ये अंडों को मतलब कि उलट पलट भी करते रहते हैं। अपनी चोंच के साथ या अपने परों के साथ ना अंडों की पोजीशन बदलते रहते हैं ताकि अंडे की जो मेम्ब्रेन्स हैं अंदर से वो भी सही रहे, एम्ब्रियो की शेप ना ख़राब हो जाए, उसको इक्वली हीट भी मिलती रहे चारों तरफ से। तो मुर्गी भी जब अपने अंडों पे बैठी होती है ये कुछ कुछ देर के बाद उठ के अपनी चोंच से उनकी साइडें पलटाती रहती है। तो ये इन बर्ड्स को पहले से पता होता है, ये इनका इननेट बिहेवियर है। तो कुछ स्पीशीज़ के अंदर मतलब जो गर्म इलाकों के अंदर परिंदे रहते हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वो क्या करते हैं कि अपने अंडों के टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर से बहुत ऊपर जाने से बचाने के लिए अंडों के ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं ताकि अंडे ठंडे रहें और बिल्कुल ड्राई हो गए, मतलब कि वैसे ही ना ख़राब हो जाएं। तो इसमें एग्जांपल दी गई एक बर्ड जिसको इजिप्शियन प्लोवर कहा जाता है। तो ये अपने जो चेस्ट के ऊपर पर होते हैं उन परों के अंदर बहुत दूर दूर से पानी लेके आता है और उसके बाद उस पानी को अपने अंडों पे छिड़का देता है। तो इनक्यूबेशन पीरियड है जो बर्ड्स का, ये वेरी करता है क्योंकि बर्ड्स की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, हर एक के अंदर अलग-अलग होता है। तो ये कम से कम 10 दिन से लेके कुछ बर्ड्स के अंदर 80 डेज़ 80 दिन तक भी होता है। और ये डिपेंड करता है कि अंडे का साइज़ कितना है और जब अंडा टूटता है और उसमें से बच्चा निकलता है तो बच्चा निकलते हुए कितना डेवलप होता है। अब इसमें आप ये देखें, आपने ये इतनी एग्जांपल्स तो खुद भी देखी होंगी कि चिड़िया के जो बच्चे होते हैं, चिड़िया का अंडा बहुत छोटे साइज़ का होता है। इसमें से इसका बच्चा भी बहुत छोटा निकलता है लेकिन वो तब हिल भी नहीं सकता, उसकी आंखें भी बंद होती हैं, खा पी भी नहीं सकता, ना उसके ऊपर कोई किसी किस्म के फीदर्स, बिल्कुल नेकेड होता है ऊपर से। उसके बाद दोनों पेरेंट्स मिलके उसको खिला खिला के बड़ा करते हैं और काफ़ी दिनों के बाद जाके उसके ऊपर फीदर्स निकलते हैं और फिर वो कोई हिलना हुलना शुरू करता है। इसके बरक्स ये जो मुर्गियाँ होती हैं इनके चूज़े जब निकलते हैं तो चूज़े के ऊपर पहले से ही फीदर्स की बड़ी प्यारी एक कवरिंग होती है। और दूसरा ये है कि इनकी आंखें भी खुली होती हैं और ये साथ ही मतलब थोड़ी देर के बाद ही चलना फिरना भागना शुरू कर देते हैं और छोटी मोटी चीज़ें या जो बारीक वाली फीड होती है उसको ये खाना भी शुरू कर देते हैं खुद से। तो वो बर्ड्स जिनके बच्चे अंडे से निकलते टाइम अच्छे खासे डेवलप होते हैं उनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और वो बर्ड्स जिनके बच्चे चिड़िया के बच्चों की तरह से मरियल से और किसी ना काम के निकलते हैं उनका इंक्यूबेशन पीरियड छोटा होता है। इसके अलावा वो बर्ड्स जिनके अंडे छोटे छोटे हैं जल्दी इंक्यूबेट हो जाते हैं और जिनके अंडे बहुत बड़े बड़े हैं शुतुरमुर्ग जैसे, उनको ज़्यादा दिन लगते हैं। तो अंडे से जब बच्चा निकलने का टाइम होता है तो 1 या 2 दिन पहले जो छोटे वाला परिंदा मतलब जिसके अंदर चूज़ा है उसने अंडे का जो थोड़ा गोल वाला सिरा होता है वहाँ पे एक एयर सैक होता है, उसको अपनी
चोंच मार के तोड़ता है, अपने फेफड़ों में हवा भरता है और सांस लेना शुरू कर देता है। तो अंडे के शेल को तोड़ने के लिए इनकी ऊपर वाला जो जबड़ा है वहाँ पे एक केराटिन का बना हुआ एक दांत की तरह का स्ट्रक्चर, मतलब थोड़ा सा उभरा हुआ स्ट्रक्चर बनता है, उसको एग टूथ कहते हैं। तो ये अंडे से निकलने के कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाता है। तो ये उससे अंदर से ठोकर मार के अंडा तोड़ लेते हैं और फिर उससे बाहर आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये जो दो बर्ड्स की डेफिनेशन और कंपैरिजन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझें। तो कुछ बर्ड्स अंडे से निकलते वक्त बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं, मतलब जैसे आपको बताया ना चिड़िया के बच्चे होते हैं। कुछ ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं और ख़ुद से तभी चलना फिरना भी शुरू कर देते हैं। तो वो वाले चिक्स जिस तरह से चिड़िया के होते हैं, जो बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं और हैचिंग के टाइम पे वैसे ही बिल्कुल नेकेड होते हैं, इनके ऊपर कोई फीदर वगैरह भी नहीं होते, इनको आर्टिफिशियल चिक्स कहा जाता है। लैटिन वर्ड आर्टिशियलिस का मतलब होता है टू नरिश, यानी कि जिसको भी खिलाने पिलाने की ज़रूरत पड़े। तो इसको लगातार ब्रूड करना पड़ता है क्योंकि इनके अंदर अभी एंडोथर्मी डेवलप ही नहीं हुई होती, यानी कि अगर इनको गर्मी में रख दिया तो इनका टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, सर्दी में रख दिया तो ठंडा हो जाएगा, दोनों सूरतों में मारे जाएंगे। इसलिए इनको अंडे से निकलने के बाद भी पेरेंट्स अपने नीचे लेके रखते हैं, इसको ब्रूडिंग कहा जाता है, ताकि इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो उसके बाद इनका खाने पीने से साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और जब ये नेस्ट से बाहर निकलते हैं तो इनका साइज़ तकरीबन इनके पेरेंट्स जैसा ही हो जाता है। एग्जांपल इसकी दी गई है अमेरिकन रोबन की। आप चूँकि पाकिस्तान में, इसलिए तो पाकिस्तान में कॉमन हाउस स्पैरो, आप उसकी एग्जांपल समझें। अमेरिका वालों ने अपने साइज़ जो साइड की चिड़िया उसकी दी है। खैर, जब ये चूज़ा इसका निकलता है उसका वेट 4 से लेके 6 ग्राम होता है और अगले 13 दिन के अंदर खा पी के इसका वेट 57 ग्राम हो जाता है। दूसरी इसकी टाइप होती है प्रीकोशियल चिक्स। तो ये जैसे ही अंडे से निकलते हैं बिल्कुल अलर्ट, चाको चौबंद, एकदम चौकस, और थोड़ी देर में इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और चीज़ों पे चोंच मारना शुरू कर देते हैं। तो ये दो टाइप्स हैं इनकी। जो तो अंडे के अंदर से निकलते ही सुस्ती मारे और वैसे ही पड़े रहते हैं, और ना उनके ऊपर फीदर्स होते हैं, ना डाउन फीदर, ना कुछ और ख़ुद से खा पी भी नहीं सकते, उनको आर्टिफिशियल चिक्स कहा जाता है। और जो अंडे से निकलते फुल अलर्ट और चौकस, उनको प्रीकोशियल चिक्स कहा जाता है। एग्जांपल, मुर्गी के चूज़े। अब ये फिगर है जिसके अंदर आर्टिफिशियल और प्रीकोशियल चिक्स का डिफरेंस दिखाया गया है। इसके अंदर ये जो लेफ़्ट पे है इसको अमेरिकन रोबन कहा जाता है, जिसको साइंटिफिक नेम टर्टस माइग्रेटोरियस है। तो ये अपने नेस्लिंग कहते हैं छोटे बच्चों को, जो परिंदों के छोटे बच्चे होते हैं उनको ये मदर कोई चीज़ खिला रही है। तो रॉबिन्स के जो चूज़े, रॉबिन चूँकि स्पैरो है बाकी स्पैरोज़ की तरह से, इसके भी जो चूज़े होते हैं आर्टिफिशियल होते हैं, और जब ये अंडे से निकलते हैं तो बिल्कुल हेल्पलेस, नेकेड, और चल फिर भी नहीं सकते। बी वाली जो पिक्चर है, जो कि ये राइट साइड वाली है, इसको किल डियर कहा जाता है। चैराड्रियस, एक मिनट मेरे पास ग्लासेस नहीं, वोसिफेरस, ठीक है। तो ये ऑर्डर चाराड्री फॉर्म्स का मेंबर है, जो कि एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं। तो इसके जो चिक्स होते हैं ये प्रीकोशियल चिक्स होते हैं, और अंडे से निकलते टाइम ही इनके ऊपर डाउन फीदर्स की बड़ी प्यारी कवरिंग होती है और ये इधर उधर चल फिर भी सकते हैं। अब इसमें देखें कि ये एक अंडा जिसमें से अभी चूज़ा नहीं निकला, ये बाकी इसके पास हैं जो कुछ देर पहले चूज़े निकले हैं। इनके ऊपर देखें कि मुकम्मल फीदर्स की कवरिंग भी मौजूद है और इनके पाँव वगैरह बिल्कुल ठीक है, इनकी चोंच भी सेट है, इनकी आँखें खुली हैं, और इनके ऊपर बाकायदा सिर्फ ये नहीं कि सादा फीदर्स हैं, प्रॉपर मार्किंग वगैरह जिस तरह से बड़े बर्ड्स पे होती हैं वैसे ही इनके ऊपर भी मौजूद हैं। तो ये जो ए वाले हैं ये आर्टिफिशियल चिक्स हैं, और ये जो अलर्ट वाले बी वाले हैं ये प्रीकोशियल चिक्स हैं। तो प्रीकोशियल चिक्स के ऊपर डाउन फीदर्स की कवरिंग होती है,
चल भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, तैर भी सकते हैं और अपने आप जो का ख़ुद को मतलब कि खिला पिला भी सकते हैं, खुद ही जाके चीज़ें खाने लग जाते हैं। फिर भी एक पेरेंट इनके सर पे मौजूद होता है ताकि एक तो उनको खाना खाने में या खाने तक ले जाने में मदद दे, और दूसरा अगर कोई प्रेडेटर बिल्ली वगैरह पड़ गई इनको तो फिर उससे इन पे हमला करे और बिल्ली को परे भगा दे। तो आर्टिफिशियल बर्ड्स जो होते हैं इनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, हर वक्त ये बोलते रहते हैं, खाने के लिए शोर करते रहते हैं। इसलिए एक पेरेंट अगर इनके सर पे मौजूद है तो दूसरा खाना लेने गया हुआ है, वो खाना लेके आता है, तो जो घर में बैठा है वो खाना ढूंढने चला जाता है। यानी कि वन बाय वन दोनों पेरेंट्स इनको लगातार खिलाते ही रहते हैं, और ये हर दिन जितना इनका अपना वज़न होता है उतनी फूड या उससे भी कई दफ़ा ज़्यादा फूड ये खा जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 ग्राम का चूज़ा है तो वो एक दिन में 10 ग्राम दाने खा जाएगा। तो जो पेरेंट्स होते हैं ये भी स्पीशीज़ पे डिपेंड करता है। कुछ पेरेंट्स ये हैं कि अपनी चोंच में चीज़ पकड़ के लेके आते हैं और अपने चूज़ों को खिला देते हैं। कुछ बर्ड्स होते हैं वो चीज़ को खुद खा लेते हैं और उसको अपने क्रॉप में स्टोर कर लेते हैं, और उसके बाद जब वापस आते हैं तो उसको क्रॉप से वापस बाहर निकाल के अपने बच्चों को खिला देते हैं। उसके बाद नेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ही ये जो अगला पार्ट है इसका, यंग्स के अंदर जो फीडिंग रिस्पॉन्स होता है वो शुरू करने के लिए जो उनके पेरेंट्स होते हैं या तो स्पेसिफ़िक किस्म की आवाज़ें निकालते हैं, या जो उनकी चोंच और गले पे कलर पैटर्न होते हैं बच्चे उसको देख के मतलब उनको पता चल जाता है, पहचानने लग जाते हैं। और दूसरा उनके अंदर ये इंस्टिंक्टिव बिहेवियर इनिशिएट हो जाता है कि ये हमारे पेरेंट्स हैं और इन्होंने हमें खाना खिलाना है। इसी तरह से जो पेरेंट्स होते हैं उनका इंस्टिंक्टिव बिहेवियर ये है कि जैसे वो मतलब कि छोटे बच्चों के मुंह खुले देखते हैं वो उसके अंदर कोई खाने को चीज़ डाल देते हैं। इसी वजह से ये जो छोटे चूज़े होते हैं इनका मुंह अंदर से ब्राइटली कलर्ड होता है, या तो रेड होता है या फिर इसकी जो लाइनिंग होती है वो येलो कलर की या वाइट होती है, या इसके अंदर इस किस्म के स्पॉट्स बने होते हैं जिससे पेरेंट्स की तवज्जो अपनी तरफ को की जा सके। तो बहुत सारे बर्ड्स के अंदर ये प्रिंसिपल है कि जो बच्चा सबसे पहले निकला है, चूज़ा है जो सबसे पहले निकला है, वो साइज़ के अंदर बाकियों से भी थोड़ा बड़ा होता है। बाकी जो बाद में निकले हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, जो 2 दिन बाद निकला, जो 3 दिन बाद निकला। इसलिए वो सबसे पहले या सबसे बड़े बच्चे को पहले खिलाते हैं, क्योंकि ये साइज़ के अंदर बड़ा होता है और ये अपनी गर्दन ज़्यादा ऊपर करके पेरेंट्स तक पहुंच जाता है। इसी वजह से अक्सर ये होता है कि बाकियों से बड़ा हो जाता है, और बाकी जो अपने सगे बहन भाई हैं उनका कोई ख्याल नहीं करता। तो बर्ड्स की जो लाइफ है ये काफ़ी ब्रीफ यानी कि काफ़ी लंबी होती है। तो बर्ड्स जितने भी अंडे देते हैं उसमें से जो 50% हैं वो एडल्ट होने तक बच जाते हैं। यानी कि बर्ड ने 20 अंडे दिए तो 20 में से 10 अंडे और उनमें से निकलने वाले चूज़े जवान होने तक बच जाते हैं। बाकी कोई एग स्टेज के ऊपर, कोई चूज़े की स्टेज के ऊपर मर गए, किसी दूसरे परिंदे ने खा लिया, नेस्ट से नीचे गिर गए, पेरेंट्स को पता नहीं चला। तो बहुत सारे बर्ड्स अगर उनको कैप्टिविटी यानी कि पिंजरे वगैरह के अंदर रखा जाए और तब उनकी जो ज़िंदगी का दौरानिया है वो वाइल्ड में रहने की निस्बत काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो और बहुत सारे परिंदे ऐसे हैं कि वो अगर मतलब कि वाइल्ड में रहते हो तो 3-4 साल में मतलब अपनी ज़िंदगी पूरी करके मर जाते हैं, लेकिन अगर उनको ही घर में पिंजरे में रखा हो और उनको टाइम पे खाना शाना मिले तो 10 से 20 साल तक ज़िंदा रह लेते हैं। रीज़न ये है कि घर जब परिंदा पिंजरे में रह रहा है ना तो उसको कोई खाने की टेंशन है, ना पानी की, ना प्रेडेटर की, ना नेस्ट बनाने की, सारा कुछ उसको बना बनाया लगा लगाया मिल जाता है। बारिश आ गई तो आपने खुद ही उठा के उसको अंदर रख देना है पिंजरे को, गर्मी लगी उसको तो जिस कमरे में एसी लगा है तो अपना तोता वगैरह भी वहीं ले जाके रख लेना है। सिमिलरली सर्दी है तो वैसे तो परिंदे बाहर ठंड में मर जाते हैं जब धुंध पड़ी होती है, तो ठंड से अकड़ के मरने की उसको कोई ज़रूरत नहीं, उसको हीटर के पास रखेंगे, रात को उसके पिंजरे के ऊपर कंबल देंगे। इस वजह से इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैप्टिविटी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है बनिस्बत वाइल्ड लाइफ के। जब ये वाइल्ड रह रहे हैं जंगलात में तो तब ये फिर जल्दी मर जाते हैं।
तो कुछ बर्ड्स की एग्जांपल दी गई है। जो अमेरिकन रोबन है, जो हमने पीछे डायग्राम में भी देखी है, इसकी एज 1.3 ईयर्स होती है। और एवरेज ब्लैक कैप्ड चिकाडी, ये भी एक स्पैरो होती है, ये 1 साल से भी कम ज़िंदा रहती है। तो जो इनकी ज़िंदगी का पहला साल है उसके अंदर प्रेडेटर से या मौसम की ख़राबी की वजह से मरने के चांस ज़्यादा होते हैं। जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तब इनका इम्यून सिस्टम भी अच्छा हो जाता है, तब फिर इनके ऐसे मरने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा, इनको ये भी पता चल जाता है कि प्रेडेटर से कैसे बचना है। अच्छा, एक और चीज़ सुने, कई बच्चों को, मतलब कि आप में से भी कई बच्चों के दिल के अंदर ये नेकी अक्सर जागती होगी कि कोई भी बर्ड है जो कोई साल से 3 4 5 साल से आपके घर में रह रहा है, कोई पैरट वगैरह या कोई और है, तो एकदम से फिर नेकी आती है कि आज 14 अगस्त है, आज इसको आज़ाद करके ना नेकी कमानी चाहिए। तो आप उसको आज़ाद करके उड़ा देते हैं। अब वो बर्ड शुरू से आपके पास रह रहा है और उसको पता है कि मुझे खाना ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ना, पानी ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ना है, सुकून से सारा कुछ मुझे पका पकाया मिल जाना है। लेकिन जब आप उसको आज़ाद कर देते हैं तो आप उसका भला नहीं कर रहे हैं, आप उसका नुकसान कर रहे हैं। अब उसके पास ना तो गरीब के पास रहने की कोई जगह है, ना उसको ये पता है कि मुझे खाना कहाँ से मिलना है और कितना मिलना है, कोई स्वाद की चीज़ मिलनी भी है अच्छी वाली कि नहीं। बिल्ली, प्रेडेटर, कौवे, दूसरी चीज़ों का ख़तरा रहता है। और सबसे मेन चीज़ कि अक्सर जो बर्ड्स ऐसे पाले जाते हैं, एक्जॉटिक बर्ड्स होते हैं जो अपने इलाके, अपने मुल्क के होते ही नहीं हैं। उनका जिस इलाके से वो आए होते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट, उधर के जंगल, सारा कुछ और होता है। यहाँ आप उसको शहर या गांव में छोड़ भी देंगे तो वो बेचारा कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा। इस वजह से अगर आपने कोई इस तरह का बर्ड वगैरह रखा हुआ है और वो बिल्कुल उसकी हर चीज़, हर डिमांड पूरी हो रही है, उसको खाने पीने को मिल रहा है और उसको गर्मी सर्दी से सेफ़ रखा जा रहा है, तो इसका मतलब वो वाइल्ड लाइफ की निस्बत इधर बहुत अच्छा है और बेहतर जगह पे है। इसलिए कभी भी इनको ऐसे उड़ा देने वाली नेकी नहीं करनी। ये नेकी नहीं, उन बेचारों के साथ बहुत बड़ा जुल्म होता है और इस तरह के बर्ड 1 2 दिन में बाहर मारे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बर्ड्स का सिर्फ एक लेक्चर रह गया है जो कि माइग्रेशन इन बर्ड्स है, वो भी मैं आज ही कंप्लीट आपको करवा देता हूँ क्योंकि पेपर सर पे आ गए हैं, दिन थोड़े रह गए हैं, इसलिए प्रैक्टिकल्स पहले हैं, पेपर बाद में, तो उससे पहले पहले हमने कंप्लीट करना है। आज हम बर्ड्स वाला कंप्लीट कर लेते हैं और कल से ऑनवर्ड्स हम फिर मैमल्स वाला टॉपिक शुरू कर लेते हैं, हमारा लास्ट चैप्टर होगा। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।